Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. So before I take up the first topic of the day, I want to discuss a little bit about the exam conducted yesterday. Civil Services Prelims exam conducted yesterday by UPSC. देखिए, आई होप कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अपीयर किया होगा, और अगर अपीयर नहीं भी किया है, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने पेपर देखा होगा। और अगर आपने पेपर देखा है और पिछले 1 साल से आप न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मैंने मार्च और अप्रैल महीने में रिवीजन कराया पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स क्लासरूम में, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ 1 साल, वही मार्च और अप्रैल महीने में मैं रिवाइज़ कराता हूँ इन द क्लास, राइट? यू नो दिस। तो अगर आप 1 साल से न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, और वो रिवीजन भी अगर आपने कर लिया है, वही चीज़ मैं रिवाइज कराता हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा कि करंट अफेयर्स के वैसे तो सवाल कठिन थे, पूरा पेपर ही कठिन था, लेकिन कई सारे प्रश्न, 40 से भी ज़्यादा प्रश्न आप हमारे क्लासरूम डिस्कशन से और न्यूज़पेपर एनालिसिस के डिस्कशन से कर सकते थे। बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट भी आए हैं, सीधे सीधे आए हैं। तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आज या कल तक में मैं वो वीडियो रिलीज़ करूँगा, जिसमें मैं दिखाऊँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे, कहाँ पे हमने क्या पढ़ा था और कैसे वो प्रश्न सीधा-सीधा एग्ज़ाम में आया है। तो कई सारे प्रश्न हैं जो हम लोग कर पाएँगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन इटसेल्फ। लेट मी टेल यू कि ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। मकसद ये नहीं है कि हम ब्रैग करें कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं या कोई मार्केटिंग करें। मकसद ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि आप जो पढ़ रहे हैं, इससे आपका यूपीएससी एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकता है। और आपको जो पढ़ाया जा रहा है, वो कंटेंट एकदम क्रिस्प है। हमारा स्ट्राइक रेट बाकी भारत में आप किसी भी और कोचिंग से कंपेयर करें, उनसे अच्छा ही है। स्ट्राइक रेट से हमारा मतलब है जितना कंटेंट हमने पढ़ा और उसमें से कितना कंटेंट एग्ज़ाम में आया, वो अच्छा है। आप इंडिया में किसी का भी नाम आपने सुना हो, उनसे आप क्लोज़ली कंपेयर करना। जो मैं पीडीएफ रिलीज़ करूँगा, आपने अगर पढ़ाई की हमारे साथ, तो आप एक बार ध्यान से उनसे कंपेयर करना। आपको समझ आएगा कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे यूपीएससी एग्ज़ाम भी क्लियर होता है। क्योंकि आखिर हम लोग का भी ये ड्रीम है, इतनी मेहनत हम लोग रोज़ करते हैं, सुबह उठते हैं, 3-3 अखबार पढ़ते हैं, पीपीटी बनाते हैं। हमारा भी सपना है कि अल्टीमेटली असम से भी, हमारे यहाँ से भी खूब सारे बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम भी क्लियर करें। तो इस कारण से आई वांट यू टू मेक अ कंपैरिजन एज़ वेल with whomsoever you want to, and you will get a confidence कि whatever you are getting is more than sufficient. Now is the time when you focus. जैसे आज 25 मई से मैं रिवीजन शुरू करा रहा हूँ। 23 मई अगले साल 2027 में यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। 25 मई 2026 से लेकर के 22 मई 2027 तक जो भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ाऊंगा, उसको मैं बीच में 1-1.5 महीने में रिवाइज भी करवा दूंगा। रिवीजन वाला कंटेंट ही आपको अल्टीमेटली मगअप करना है, जो मैं फरवरी मार्च महीने में रिवाइज करा दूंगा। और उससे आप फिर देखना अगले साल कितने सारे प्रश्न आएंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। पेपर कठिन है, कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन फिर भी आप देखोगे 40-42 सवाल आप आराम से करंट अफेयर से कर सकते हो। सो प्लीज डू दैट एनालिसिस, डेवलप द मच नीडेड कॉन्फिडेंस एंड देन फोकस। प्रॉब्लम इज दैट यू डू नॉट फोकस, योर अटेंशन इज स्कैटर्ड। 10 चीज़ों में आपका ध्यान रहता है कि कहीं से ज़्यादा ना आ जाए, कहीं जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो इनफ है या नहीं है, और यही कारण से आप सफ़र करते हैं एग्जाम में। प्लीज़ फोकस, ट्रस्ट द प्रोसेस, और इवन यूपीएससी एग्जाम क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रीन कार्ड रूल्स चेंज्ड, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ग्रीन कार्ड न्यूज में आया है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है ग्रीन कार्ड, समझते हैं। देखिए, ग्रीन कार्ड ऑफिशियली नोन एज परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। इट इज गिवन इन द यूएस फॉर अ फॉरेन नेशनल्स who live and work permanently in the US। क्या मतलब इसका, आसान भाषा में समझते हैं। पहले देखिए, भारत से मान लीजिए कोई इंसान गया अमेरिका। जनरली जब लोग जाते हैं अमेरिका काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, तो उनको टेम्पोररी वीज़ा मिलता है। अब टेम्पोररी वीज़ा भी अलग अलग तरीके के हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल है H1B वीज़ा, जो भारत से टेक्नोक्रेट्स, जो
स्किल्ड लोग हैं, वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स काम करने जाते हैं अमेरिका में, उनको जनरली मिलता है H1B वीज़ा। तो फिर से देखते हैं, भारत से लोग गए अमेरिका पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, तो शुरुआत में उनको मिलता है टेम्पोररी वीज़ा। 4-5 साल रहने के बाद वो टेम्पोररी वीज़ा लैप्स हो जाता है। अलग अलग वीज़ा की कैटेगरी होती है टेम्पोररी वीज़ा की, सबका अपना अपना टाइम पीरियड होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो लैप्स हो जाता है। उसके बाद उनको वापस भारत आना होता है या अपने वीज़ा को अपडेट करना होता है, रिन्यू करना होता है। एक तरीका और लोग करते हैं कि टेम्पोररी वीज़ा को वो कन्वर्ट करते हैं इनटू परमानेंट वीज़ा। उसी परमानेंट वीज़ा को कहा जाता है ग्रीन कार्ड। तो भारत का इंसान गया अमेरिका टेम्पोररी वीज़ा पे, फिर वहाँ पे वो 4-5 साल रहने के बाद अप्लाई कर देता है फॉर द ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। और परमानेंट रेजिडेंट कार्ड या ग्रीन कार्ड मिल जाने का मतलब ये है कि वो वहाँ पे लंबे समय तक, इनडेफिनेटली लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे रह सकता है, जब तक उसकी इच्छा हो काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है। कैन सेटल देयर, कैन मैरी अ यूएस नेशनल ऑल्सो। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन कार्ड है या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, इट इज अ मिडिल फेज या ब्रिज बिटवीन टेम्पोररी वीजा एंड परमानेंट सिटीजनशिप ऑफ यूएस या फुल यूएस सिटीजनशिप। तो टेम्पोररी वीजा पे लोग जाते हैं, ग्रीन कार्ड अटेन कर लेते हैं और ग्रीन कार्ड के बाद कोशिश करते हैं कि उनको यूएस की पूरी तरह से सिटीजनशिप मिल जाए। यूएस की सिटीजनशिप मिल गई तो फिर भारत की सिटीजनशिप रिवोक हो जाती है। अब ग्रीन कार्ड न्यूज में क्यों है? क्योंकि ग्रीन कार्ड से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किए हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप। पहले क्या था कि जो लोग भी टेम्पोररी वीजा पे अमेरिका में रह रहे हैं, वो अमेरिका में रहते हुए ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन एज पर द न्यू रूल्स, नाउ दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड, दे हैव टू गो टू देयर ओन कंट्री और वहां से उनको दोबारा से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। सो अर्लियर यूएस अलाउड फॉरेन वर्कर्स टू चेंज नॉन इमिग्रेंट या टेम्पोररी स्टेटस टू इमिग्रेंट स्टेटस, यानी कि परमानेंट स्टेटस, बाय स्टेइंग विद इन द यूएस ओनली। बट नाउ जो टेम्पोररी वीजा वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल H1B वीजा वाले लोग हु आर इन यूएस, नाउ दे हैव टू go back to their own country. From there, they have to apply. All foreign nationals living temporarily in the US need to return to their home country to apply for green card. इससे भारत को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी देशों से लोग गए हैं अमेरिका में जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उसमें सबसे आगे है मेक्सिको, फॉलोड बाय इंडिया। तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स बहुत सारे हैं भारत से अमेरिका में, और वो वहाँ पे काम करके फिर बहुत सारा रेमिटेंस भी भारत में भेजते हैं। आने वाले टाइम में ग्रीन कार्ड ऑब्टेन करने में थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, एंड देन उस कारण से हमारे रेमिटेंसेस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो ग्रीन कार्ड रिलेटेड रूल्स हैं, इस पे सीधा सीधा प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है। मेंस में इंडिया यूएस रिलेशंस पे अगर आप कभी कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे ग्रीन कार्ड रिलेटेड रूल्स में जो बदलाव आया है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। यू may attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about Supreme Court cancels deemed licensee status for Indian Railway. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो सबसे पहले समझते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोक्योर्ड, बिजली खरीदी कैसे जा सकती है। तो इसके लिए नियम बनाए गए हैं अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, अकॉर्डिंग टू विच कंज्यूमर्स कैन प्रोक्योर इलेक्ट्रिसिटी इन 2 ways. पहला, बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लोकल डिस्कॉम्स। इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियों कहा जाता है डिस्कॉम्स, पूरा अगर कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज काम करती हैं, उनको लाइसेंस देती है स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो सिर्फ विद इन द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर इंटर स्टेट भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस में उनको लाइसेंस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अलग अलग एरियाज के लिए गवर्नमेंट्स ने लाइसेंस दिया हुआ है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। जैसे आसाम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस मिला हुआ है एपीडीसीएल को, मेनली एपीडीसीएल सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी इन असम, तो इट इज लोकल डिस्कॉम ऑफ असम। तो
एक तरीका है हमारे आपके पास कि हम लोग एपीडीसीएल से इलेक्ट्रिसिटी खरीदें, जो जनरली हम लोग सब खरीदते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अलाउज टू वेज टू प्रोक्योर इलेक्ट्रिसिटी। पहला है बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बाइंग फॉर एग्जांपल लिविंग इन असम, बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एपीडीसीएल। सेकंड मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी बाइंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ओपन एक्सेस। अब इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स आर अलाउड टू बाय इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम अदर पावर प्रोड्यूसर्स एज वेल, नॉट फ्रॉम द लोकल डिस्कॉम बट फ्रॉम अदर पावर प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप असम में रहते हैं, आपकी कोई बड़ी सी कंपनी है और आप एपीडीसीएल से जब इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं तो 8 रुपीज पर यूनिट आपको चार्जेस पे करना होता है। आपको पता चला कि एक राजस्थान की सोलर पावर कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 5 रुपए पर यूनिट में बेच रही है। सो नाउ यूजिंग द सेकेंड मेथड that is known as open access method, one can directly buy electricity from that solar company of Rajasthan। हाँ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ राजस्थान से ट्रांसमिट करके असम लाना होगा, उसमें थोड़ा सा नेशनल एज वेल एज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको तो पता है कि आजकल टाइम में भारत के तमाम जो ग्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है अंडर द गोल ऑफ वन नेशन वन ग्रिड। तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना कोई अब बहुत कठिन कार्य है नहीं, राजस्थान से असम में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा सस्ता इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है यूजिंग द सेकंड मेथड, जिसको नाम दिया गया है ओपन एक्सेस मेथड। अब ये जो ओपन एक्सेस मेथड होता है, इसको यूज करने के लिए जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको 2 एडिशनल चार्जेस पे करने होते हैं। उनको कहा जाता है सरचार्ज। सरचार्ज मतलब एडिशनल चार्जेस टू बी पेड फॉर बाइंग समथिंग। एक होता है क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और दूसरा होता है एडिशनल सरचार्ज। देखिए, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लिया जाता है फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू कॉम्पनसेट द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जैसे अगर आप असम में रहते हैं और आप राजस्थान से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं, तो 5 रुपए पर यूनिट तो आप इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेंगे राजस्थान से, लेकिन आपको थोड़ा अमाउंट 0.5 रुपीज इस तरीके का कुछ आपको देना होगा एज क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, जो पैसा आपसे कलेक्ट करके दिया जाएगा टू द लोकल डिस्कॉम, इन असम केस एपीडीसीएल को, बिकॉज एपीडीसीएल इज फॉरगोइंग रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ योर बाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सम अदर स्टेट। और जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है सरकारों द्वारा कि उनको सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराना है फॉर एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, या लो इनकम हाउस होल्ड्स को सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी देना होता है। तो जब सरकारें लाइसेंस देती हैं डिस्कॉम्स को, तो इन जनरल तो वो अपने हिसाब से टैरिफ रेट्स फिक्स करते हैं कि किस रेट पे वो इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में उनको सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं कि आपको सब्सिडाइज रेट पे ही इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराना है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पर्पज से और लो इनकम हाउस होल्ड को। तो ये सब कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं लोकल डिस्कॉम्स के ऊपर। इसी कारण से अगर कोई बड़ी सी कंपनी ओपन एक्सेस के थ्रू कहीं और से बिजली खरीद रही है, तो उस केस में उसको थोड़ा सा सरचार्ज देना होता है, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, विच इज यूज टू कॉम्पनसेट द लोकल डिस्कॉम because of the revenue loss they had to undergo because of open access method। उसके अलावा थोड़ा सा एडिशनल सरचार्ज भी लिया जाता है फॉर मेंटेनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब दूसरे स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी आप खरीदेंगे तो उसमें नेशनल एंड स्टेट ग्रिड का इस्तेमाल होगा, तो उनको मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा सा एडिशनल सरचार्ज लिया जाता है। तो व्हेन कंज्यूमर यूजेस ओपन एक्सेस, 2 सरचार्जेस अप्लाई, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सरचार्ज। Cross subsidy surcharge for the local discoms and additional surcharge for maintaining the grid। अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे को क्लासिफाई किया गया था एज डीम्ड लाइसेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। डीम्ड लाइसेंसी का क्लासिफिकेशन होने से क्या होता था कि इंडियन रेलवे अगर ओपन एक्सेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी खरीदे, यानी कि लोकल डिस्कॉम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी खरीद रही है, उस केस में भी उसको ये दोनों सरचार्ज नहीं देने होते थे। डीम्ड लाइसेंसी मतलब उसको एक डिस्कॉम का लाइसेंस मिला हुआ था,
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है नहीं, लेकिन भारत सरकार ने उसको एक डिस्कॉम की तरह कैटेगराइज किया हुआ था। इसी को कहा जाता है क्लासिफाइड एज डीम्ड लाइसेंसी, क्लासिफाइड एज अ डिस्कॉम। और इस कारण से इवन इफ इंडियन रेलवे वाज यूजिंग or were using open access method to procure electricity, they did not need to, or it did not need to pay the two surcharge. अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट हैज कैंसल्ड दिस डीम्ड लाइसेंसी स्टेटस ऑफ इंडियन रेलवे। उनका मानना है कि ये अनइवन प्लेइंग फील्ड है, अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है इंडियन रेलवे को, और ये डीम्ड लाइसेंसी स्टेटस कैंसिल कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा रेलवे के फाइनेंसेस पे, वो समझिए। सिंस रेलवे इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, अब उनको जब भी वो ओपन एक्सेस से इलेक्ट्रिसिटी बाई करेंगे, उनको ये दो तरीके के सरचार्ज पे करने होंगे, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सरचार्ज। इस कारण से देयर एनर्जी कॉस्ट, रेलवे का एनर्जी कॉस्ट में गो अप बाई 30%। उनको अब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। तो जो रेवेन्यू ऑफ रेलवे है या ओवरऑल जो प्रॉफिट मार्जिन है रेलवे का, वो और ज्यादा नीचे चला जाएगा। दैट इज अ कंसर्न फॉर इंडियन रेलवे आफ्टर इट्स डीम्ड लाइसेंसी स्टेटस हैज बीन रिवोक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि द चैलेंजेस दैट हैज बीन फेस्ड बाय इंडियन रेलवे इन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट। इससे रेलवे के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। रेलवे का जो प्रॉफिट मार्जिन है, जिसको ऑपरेटिंग रेशियो के टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इट में गो फर्दर हाइयर। जैसे करंटली ऑपरेटिंग रेशियो इज 98%। ऑपरेटिंग रेशियो 98% का मतलब यह है कि 100 रुपया कमाने के लिए रेलवे को लगभग 98 रुपीज खर्च करने होते हैं। So now that operating ratio will further go up and the profit margin of railway will further shrink because of this recent Supreme Court judgment. Next topic is about India's cold water fisheries, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए cold water fishes का मतलब fisheries practice at high altitude snow fed rivers, streams, lakes. तो हाइयर ऑल्टीट्यूड एरियाज में जहां पे पानी काफी ठंडा रहता है, वहां पे फिशरीज एक्टिविटी को कहा जाता है कोल्ड वाटर फिशरीज। बेसिकली टेम्परेचर शुड रेंज बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी इज हाइयर, क्योंकि पानी का टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसका टेम्परेचर भी कम रहता है। जब टेम्परेचर कम रहता है ऑक्सीजन डिजॉल्व का, तो उसके अंदर एनर्जी भी कम रहती है, तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा एस्केप नहीं करता है। वहीं अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उस पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है। जब एनर्जी आ जाती है तो वो फिर काइनेटिक एनर्जी के कारण एस्केप करने लगता है फ्रॉम द वाटर बॉडी। इन जनरल जो कूलर वाटर होता है उसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, उसका पीएच लेवल भी बैलेंस्ड रहता है, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। तो इस कारण से फिशिंग कल्टीवेशन के लिए ये सुटेबल एरियाज हैं कोल्ड वाटर फिशरीज एक्टिविटीज। कोल्ड वाटर फिशरीज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उसके अलावा वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु एरिया में भी थोड़ा बहुत होता है। तमिलनाडु और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट रीजन में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में थोड़ा वेस्टर्न घाट रीजन में। लेकिन ज़्यादातर कोल्ड वाटर फिशरीज एक्टिविटीज होती हैं सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होती हैं। इनफैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड वाटर फिश प्रोड्यूसर। वहाँ पे रेनबो ट्राउट एंड स्नो ट्राउट दो महत्वपूर्ण फिशेज प्रोड्यूस होती हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। अब सिर्फ कोल्ड वाटर फिशरीज नहीं, ओवरऑल फिशरीज सेगमेंट को प्रमोट करने के लिए 4 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए भारत सरकार ने। उनका नाम याद रखिएगा आप, मेंस में कायम आएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस फंड की मदद से एक्वाकल्चर रिलेटेड, फिशरी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम वाज ब्रॉट फ्रॉम 2015 टू 20। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, वैसे ही ये योजना है एक्वाकल्चर इंश्योरेंस के लिए। कोल्ड वाटर फिशेज से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखिएगा कि कोल्ड वाटर फिशरीज कंट्रीब्यूट नियरली अबाउट 3% ऑफ इनलैंड फिश प्रोडक्शन इन
इंडिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट धोल, दैट इज एशियाटिक वाइल्ड डॉग साइटेड इन काजीरंगा। इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए धोल्स की अगर हम बात करें तो दे आर ऑल्सो नोन एज एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स। दे आर वाइल्ड एंड कार्निवोरस एनिमल्स। ऑफकोर्स डॉग्स हैं तो कार्निवोरस होंगे ही। दे आर हाईली सोशल, मतलब झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। दे आर एफिशिएंट प्रेडेटर्स। अगर धोल्स की हम बात करें कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में तो 3 मुख्य रीजन हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पे धोल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा तिब्बत रीजन में, म्यांमार में और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स या धोल्स पाए जाते हैं। आईयूसीएन में इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, साइट्स के अंदर इनको अपेंडिक्स 2 में रखा गया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये शेड्यूल 1 होगा, आई विल रेक्टिफाई दिस, या मैंने गलती से शेड्यूल 2 लिख दिया है, इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। अभी एशियाटिक वाइल्ड डॉग से रिलेटेड न्यूज क्या है, देखिए एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स पूरी तरह से डिसअपियर हो गए थे फ्रॉम काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप, लेकिन 2022 में कैमरा ट्रैप इमेज से एक एशियाटिक वाइल्ड डॉग पाया गया था, देखा गया था, उसकी एक इमेज पाई गई थी। और रिसेंटली पैक ऑफ झुंड मिला है पूरा एशियाटिक वाइल्ड डॉग का इन काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप ऑफ असम। सो दिस हाइलाइट्स द रिवाइवल ऑफ एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स या धोल इन द काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप ऑफ असम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गुरिंदर वीर सिंह ब्रेक्स नेशनल 100 मीटर रिकॉर्ड। प्लीज पर्सपेक्टिव से फैक्ट ध्यान रखिएगा। गुरिंदर वीर सिंह पंजाब के स्प्रिंटर, उन्होंने 100 मीटर का भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 100 मीटर कंप्लीट किया 10.09 सेकंड में एट फेडरेशन कप इन रांची। ही इज नाउ फर्स्ट इंडियन टू रन बिलो 10.1 सेकंड। 100 मीटर का उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है 10.09 का। अगर हम 100 मीटर का रिकॉर्ड की हम बात करें नेशनल लेवल पे तो 10.09 का बना दिया गुरिंदर वीर ने। एशिया के लेवल पे 9.83 सेकंड का रिकॉर्ड है चाइना के सू बिंगटियान का, और वर्ल्ड लेवल पे 9.58 का रिकॉर्ड है उसैन बोल्ट का, जमाइकन स्प्रिंटर उसैन बोल्ट का, सेट इन 2009। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक और छोटा सा फैक्ट है, इसको देख लीजिए, हो सकता है प्रीलिम्स में काम आ जाए। मेजर अभिलाषा बराक रिसीव्स यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। साल 2025 का यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है मेजर अभिलाषा बराक जी को। शी इज इंडियन पीस कीपर सर्विंग इन यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्सेज इन लेबनान। यूपीएससी ने यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग मिशन से उनके नाम पूछे, 10-10 साल 15-15 साल पुराने नाम पूछे, तो ऐसे भी बड़े खतरनाक खतरनाक से प्रश्न भी आए हैं। ठीक है, चलिए कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। IMEEC में टर्की मेंबर नहीं है, करेक्ट आंसर विल बी 1 2 3। देखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसलिए कहा जाता है आरबीआई को बिकॉज इट प्रोवाइड्स लोन टू द बैंक्स इन केस ऑफ क्राइसिस, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। बीएसएस से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि हर जगह जुरिडिक्शन को बढ़ाया नहीं गया है, कहीं कहीं घटाया भी गया है। उम्मीद में जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। उसके अलावा सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में मैंने आंसर क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त गलती कर दी थी, आई वांटेड टू आस्क नॉट करेक्ट, तो ये नॉट वर्ड क्वेश्चन में मिसिंग था, इसी कारण से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। अगर नॉट करेक्ट पूछा जाए तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आ, आ, नहीं, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सॉरी, और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।